वर्तमान में गोरखपुर शहर का नाम 8 पड़ाव पार करने के बाद गोरखपुर तक पहुंचा है। पिछले 2600 साल के दौरान गोरखपुर का नाम 8 बार बदल चुका है। इस नाम तक पहुंचने में कई रोचक कहानियां गढ़ी गई हैं। प्राचीन भारत के इतिहासकारों के अनुसार गोरखपुर का नाम कभी रामग्राम भी हुआ करता था, जो कालांतर में दुनिया को योग से परिचित कराने वाले गुरु गोरक्ष के नाम से होते हुए गोरखपुर पर आकर ठहर गया। दुनिया को योग से परिचित कराने वाले गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर गोरखपुर का मौजूदा नाम 217 साल पुराना है। इसके पहले 9वीं शताब्दी में भी इसे गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर गोरक्षपुर के नाम पर जाना जाता था। बाद में सदियों में शासकों की हुकूमत के साथ इस क्षेत्र का नाम भी बार बार बदलता रहा। कभी सूबे सरकिया के नाम से जाना गया, कभी अख्तनगर, कभी गोरखपुर सरकार, तो कभी मुअज्जमाबाद के नाम से। अंततः अंग्रेजों ने 1801 में इसका नाम गोरखपुर कर दिया, जो 9वीं शताब्दी के गोरक्षपुर और गुरु गोरक्षनाथ पर आधारित है। साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे द्वारा संपादित किताब शहरनामा के अनुसार मुगल काल में जब जौनपुर में सरकी शासक हुए तो इसका नाम बदलकर सूबे सरकिया कर दिया गया। एक समय में इसका नाम अख्तनगर भी था। फिर वह दौर आया जब इसे गोरखपुर सरकार कहा गया। औरंगजेब के शासन यानी कि 1658 से 1707 के दौरान इसका नाम मुअज्जमाबाद पड़ा, क्योंकि औरंगजेब का बेटा मुअज्जम यहाँ शिकार के लिए आया था। वह कुछ समय तक यहाँ ठहरा। उसी के नाम पर शहर का नाम मुअज्जमाबाद कर दिया गया। 1801 में अंग्रेजों ने एक बार फिर गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर शहर का नाम बदलकर गोरखपुर कर दिया। तब से आज तक इसका नाम यही है। गोरखपुर विद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव के अनुसार यहाँ रामगढ़ झील है। वहाँ 2600 साल पहले रामगढ़ हुआ करता था। यह कोलियों की राजधानी था। भौगोलिक आपदा के चलते रामग्राम धंसकर झील में तब्दील हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस क्षेत्र को पिपली वन के नाम से भी जाना गया। गुरु गोरक्षनाथ के बढ़ते प्रभाव के चलते 9वीं शताब्दी में इसका नाम गोरक्षपुर हुआ। शादियों में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करने का चलन बढ़ता जा रहा है। आगरा जिले के एतमादौला क्षेत्र में बिहारी के नगला में जब एक युवक अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाया तो उसे देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हेलीकॉप्टर के लिए गांव में हेलीपैड भी बनाया गया था। एतमादौला के बिहारी के नगला निवासी राजेश निषाद की शादी मथुरा निवासी भंवर सिंह की बेटी रोशनी से हुई थी। दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर गांव लेकर आया। हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। राजेश ने बताया कि उनके पिता का सपना था कि मैं अपनी शादी एक यादगार तौर पर करूं। इसी के चलते मैंने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर की इच्छा जताई। इस पर पिता ने गुड़गांव की एक कंपनी का हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। दूल्हे के पिता ने बताया कि हमारा भी एक सपना था कि बेटे की शादी धूमधाम से हो और यादगार भी बने, इसलिए हेलीकॉप्टर बुक किया और बहू की विदा कराई। गांव के मनोज विश्वनाथ मोहित शर्मा ने बताया कि अभी तक उनके गांव में ऐसी कोई शादी नहीं हुई जिसे हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लाया। इटावा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर भाई की बाइक पर पीछे बैठी 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना के बाद लगभग 1 घंटे तक हाईवे जाम हो गया। पुलिस ने जाम खुलवाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बसेरे थाना क्षेत्र से निकलने वाले इटावा बरेली हाईवे पर बीच बाजार में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर 22 वर्षीय सोनी की मौत हो गई। धर्मेंद्र ने बताया कि वह बहन सोनी के साथ पक्का तालाब पर एक डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर बाइक से लौट रहा था। तभी बसेरे से पीछे आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। सोनी बाइक से नीचे गिर गई और पीछे से डंपर का पहिया उस पर चढ़कर निकल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास के दुकानदार भागे और डंपर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। घटना के बाद हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को किसी तरह खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केंद्र सरकार और किसान यूनियन में जारी गतिरोध के बीच किसानों ने शनिवार को टोल प्लाजा फ्री करने और राजमार्ग जाम करने का ऐलान किया है। 9 दिसंबर के सरकार के प्रस्तावों को ठुकराने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर एस राजेवाल ने कहा कि रिलायंस और अडानी के टोल प्लाजा को फ्री करेंगे। 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस और भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। आंदोलन को धार देने के लिए आक्रामक स्वभाव और पारंपरिक हथियारों से पहचाने वाले निहंग सिखों ने भी किसानों का समर्थन देने का फैसला किया है। देश के कोने कोने से निहंगों के जत्थे दिल्ली पहुंच रहे हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी सिंधु बॉर्डर पर कई जत्थों ने दस्तक दी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी किसानों का जत्था पहुंचा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आई है। दोनों दलों ने कहा कि वे 14 दिसंबर को पंजाब में अलग अलग प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमसे बात करना चाहती है तो उसे पहले की तरह औपचारिक न्योता भेजना चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने साझा मंच ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि किसानों का 8 दिसंबर का भारत बंद सफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत बंद की अपील के बावजूद ट्रेड यूनियनें हड़ताल पर नहीं गईं, लेकिन हमने किसानों के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया है। जारी किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसान यूनियन को जो प्रस्ताव भेजा था उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हमें मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि किसान संगठनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। यदि किसानों को किसी प्रावधान पर कोई आशंका है, कोई परेशानी है तो हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को फिर से कहा कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच गतिरोध समाप्त होने का केवल एक ही रास्ता है कि केंद्र को कानून रद्द करना होगा। उसके बाद किसान अपने घर चले जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने अपने आंदोलन को सड़कों पर रखने और कृषि कानून के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की गुहार लगाई है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने अपने अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दखल याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा था। अब भानु गुट ने अपनी याचिका में कहा कि 3 कृषि कानून मनमाना, गैरकानूनी, असंवैधानिक और किसान विरोधी हैं। ये कानून कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं। अगर इन्हें मौजूदा प्रावधानों के साथ प्रभाव में लाया गया तो यह कृषक समुदाय के लिए घातक साबित होंगे। एक्सप्रेसवे की 16 में से 12 लेन बंद करा दी। इससे भीषण जाम लग गया। वाहनों की कतारें 5 किलोमीटर तक पहुंच गई। लोगों ने हंगामा किया, तब पुलिस ने 6 लेन और खोल दी। रात 10 बजे ट्रैफिक सामान्य हो पाया। जाम में एक सांसद की गाड़ी भी फंस गई। इससे सांसद के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और जबरदस्ती बैरियर को खोलकर 2 लेन को शुरू करा दिया। इस दौरान पुलिस केवल वीडियो बनाती रही। टोल प्लाजा के इंचार्ज मेजर मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस के कहने पर लेन बंदी कर दी गई थी। इससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। किसानों ने शनिवार को हाईवे पर चक्का जाम और एक्सप्रेसवे को टोल फ्री करने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए सभी हाईवे एक्सप्रेस पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सिर्फ 4 लेन खोल रखी गई हैं।
वाहनों का लोड ज़्यादा है, इस कारण एक्सप्रेसवे पर लाइन लंबी होती चली गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम के दौरान फिरोजाबाद से आए एक सांसद की गाड़ी भी जाम में फंस गई। जब जाम नहीं खुला तो सांसद के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान समर्थकों ने जबरदस्ती बूम को खोलकर 1 नंबर और 2 नंबर की लाइन को शुरू करा दिया। इससे 20 मिनट तक टोल फ्री रहा। 300 वाहन टोल फ्री से गुजरे। इनसे करीब 3 लाख रुपए का टोल लिया जाना था, जो नहीं वसूला गया। इस दौरान पुलिस वीडियो बनाती रही, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा। सांसद की गाड़ी निकलने के बाद फिर से वाहनों से टोल वसूला गया। टोल इंचार्ज मनीष कुमार का कहना है कि टोल प्लाजा चौकी पर तैनात सिपाही ने कंट्रोल रूम पर 1 नंबर और 2 नंबर लाइन को खोलने को कहा था। तब तक टीसी केबिन तक पहुंचता पुलिस ने बूम को उठा दिया था, जिससे करीब 300 वाहन बिना टोल दिए ही निकल गए। थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल का कहना है कि सांसद के समर्थकों ने जबरदस्ती टोल को खोला था, जिसकी वीडियो उन्होंने बना ली है। जांच करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद है, गाड़ियां आराम से चल रही हैं, पर्चियां कट रही हैं, टोल पर कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दिक्कत आएगी। सर, अगर किसान आते हैं यहाँ पर तो किस तरीके से उनको रोका जाएगा, क्या पहले बात तो यहाँ किसान पहुँच ही नहीं पाएंगे। पीछे नाकाबंदी है, बॉर्डर के ऊपर रोके हुए हैं, उससे आगे आने नहीं देंगे। आते हैं तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होगी। एटीएम में चिमटी फंसाकर रुपए निकालने वाले गिरोह के सरगना बजरंग बहादुर सिंह उर्फ सावन ने अपनी एक गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ऐसा उसने खुद क्राइम ब्रांच टीम को बताया। कानपुर यूनिवर्सिटी से बीए पास बजरंग के पास इतनी रकम कहां से आती है, इसकी जांच में जुटी पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसकी कहानी सुनकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। क्राइम ब्रांच ने बजरंग के बारे में ये सुन रखा था कि वह अय्यासी में लाखों रुपए खर्च करता है, जिसके बाद से टीम उसके पीछे लग गई। पुलिस को बजरंग ने बताया कि कुछ साल पहले वह मुंबई के एक बार में गया था, जहां पर बार गर्ल डांस कर रही थी। कुछ समय उसके पास एक एटीएम से निकाली गई 2000 की कई गड्डियां थी। बार में एक शख्स 500 रुपए के नोट बार गर्ल पर उड़ा रहा था। यह देख बजरंग उस पर 2000 के नोट फेंकने लगा। लाखों रुपए उड़ाने के बाद जब उस शख्स के पास कैश खत्म हो गया तो उसने 4 एटीएम कार्ड मेज पर रख दिए, जिस पर बजरंग ने 12 एटीएम कार्ड निकालकर सामने रख दिए। यह देख वहां मौजूद लोग सभी दंग रह गए। इसके बाद वह आदमी चला गया। धीरे धीरे उस बार गर्ल से बजरंग की दोस्ती हो गई। वह अक्सर बार में उससे मिलने जाता था और उस पर नोट उड़ाता था। बजरंग ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ सालों में करीब 3 करोड़ रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर दिए हैं। पुलिस की माने तो उसके पास अभी 2 गर्लफ्रेंड हैं। धवल जायसवाल एसपी गंगापार ने बताया कि एटीएम से रुपए निकालने के आरोपी बजरंग बहादुर ने मुंबई में रुपए उड़ाने की बात पुलिस को बताई है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसकी कहानी की जांच की जाएगी। अगर रुपए उसकी गर्लफ्रेंड के पास से मिले तो उस पर भी रिकवरी की जाएगी। फिरोजाबाद जिले के थाना पचोखरा क्षेत्र में शादी समारोह से वापस आ रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये हादसा टूंडला नारखी मार्ग पर हुआ। नारखी निवासी लोग टूंडला में शादी समारोह में आए हुए थे। शनिवार की सुबह ये लोग कार से वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान पचोखरा क्षेत्र में कार हरनद नाले में पलट गई। इससे कार में सवार महिला समेत 2 की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक नारखी प्रधान के परिवार से हैं। हादसे की सूचना पर मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलरामपुर में पूर्व सपा विधायक के जेल जाने के बाद भी उसकी दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक के कई कॉलेज, मदरसे, लग्जरी गाड़ियां और प्लाटों को जब्त कर लिया है। जब्त की गई कुल संपत्तियों की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। एसपी का कहना है कि विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी रहेगी। एसडीएम उत्तरलाभ को
जब्त की गई सभी संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। एसपी हेमंत कुटियाल ने बताया कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं मामलों में गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही साथ इनकी और परिजनों की सीसीटीवी खोली गई है। शासन की मंशा के अनुरूप डीएम कृष्ण कुरडेश के निर्देश पर पूर्व विधायक का एजी हाशमी डिग्री कॉलेज, एजी हाशमी इंटर कॉलेज, नेशनल बालिका महाविद्यालय, नेशनल बालिका मॉडर्न इंटर कॉलेज, दारुल उलूम अलह सुन्न मदरसा, सोसाइटी बालिका विकास सेवा संस्थान, 4 लग्जरी गाड़ियां और कई प्लॉट को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। पूर्व विधायक पर आरोप है कि इन्होंने हेरा फेरी करके चासबीसी करके कई सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा किया है। सभी मामलों की विवेचना जारी है। एसडीएम उतरौला AK गौड़ को जब्त की गई सभी संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई जनपद में चल रही है। आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 20 मुकदमे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें अवैध रूप से सरकारी और अन्य व्यक्तियों की ज़मीन इन्होंने कब्जा करी है। 2020 से कुल पूर्व के 15 आपराधिक अभियोग हैं। 2020 के कुल 7 आपराधिक अभियोग हैं। इसी वर्ष इनकी 51A हिस्ट्री शीट खोली गई है। और इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में 156/20 मुकदमा संख्या में 1 यूपी गैंगस्टर अधिनियम में इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था और जिला अधिकारी के आदेश के अंतर्गत 14(1) में इनकी भूमि और इनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया था, जो चिन्हित की गई थी। उसमें जो प्रमुख भूमि जो कुर्क हुई है आज, वो है एजी हाशमी डिग्री कॉलेज, नेशनल महाविद्यालय रहरा, नेशनल शैक्षिक मॉडल इंटर कॉलेज, एजी हाशमी इंटर कॉलेज, सादुल्ला नगर, दारुल उलूम आले सुन्नत सादुल्ला नगर, सोसाइटी बालिका विकास सेवा संस्थान सादुल्ला नगर। इसके अतिरिक्त करीब 4 बड़ी गाड़ियां जो हैं जिसकी कीमत 65 लाख से ऊपर है, उनकी कुर्की हुई है। और बहुत ज़्यादा इनकी जो लैंड है उसकी कुर्की हुई है। इस प्रकार से कुल करीब 50 करोड़ की जो भूमि है, जो संपत्ति है, वो आज कुर्क की गई है, जो कि इनके द्वारा कब्जे की गई और जो इनके द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का एक आंशिक हिस्सा है। और हम लोग और भी इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे, मजबूत कार्रवाई करेंगे। अभी भी ये जेल में निरुद्ध हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई बलरामपुर प्रशासन और पुलिस लगातार करती रहेगी। बलरामपुर के भड़वा जोत बाजार में सुबह 7 बजे गोंडा उतराला मार्ग पर मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि गोंडा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 16 वर्षीय फैजान चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गोंडा के लिए रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश के बाकी हिस्सों में महामारी के बीच जिंदगी को सामान्य करने का प्रयास जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेनों के जल्द खुलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि तत्काल ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पहले कहा था कि मुंबई में आम जनता को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने के बारे में क्रिसमस और नए साल के जश्न के बाद स्थिति की निगरानी को देखते हुए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नए साल के दौरान स्थिति के आधार पर हम लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। महानगर पालिका आयुक्त ने यह भी चेतावनी दी कि अगर लोग कोरोना वायरस प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। चहल ने कहा कि उन्होंने कुछ नाइट क्लबों के रात भर खुले रहने के मद्देनजर
राज्य सरकार को लिखा था कि राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। चहल ने कहा कि सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को घबराहट पैदा होती है। इसलिए सरकार ने 25 दिसंबर तक इंतजार करने और स्थिति को देखने का फैसला किया है। गैर जाति के युवक से प्रेम विवाह करने के बाद मायके आई युवती अचानक लापता हो गई। भाई ने हत्या की बात कबूल की तो पुलिस सबकी तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के गांव टोडरपुर निवासी अर्जुन जाटव दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। इसी मोहल्ले में बुआ के घर रह रही चांदनी से युवक की जान पहचान हो गई। दोनों के बीच करीब 8 साल से प्रेम संबंध थे। 12 जून 2020 को अर्जुन और चांदनी ने प्रतापगढ़ जाकर घरवालों की मर्जी के खिलाफ मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों दिल्ली में आकर रहने लगे। बीते 17 नवंबर को चांदनी भाई के बुलाने पर अपने गांव कश्यप नगर घूमने के लिए आई थी। इसके बाद से वह लापता हो गई। जब अर्जुन ने फोन से संपर्क करना चाहा तो चांदनी से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद 23 नवंबर को अर्जुन अपनी मां और परिजनों के साथ कश्यप नगर यानी कि अपनी ससुराल आया। अर्जुन के अनुसार वहां से बताया गया कि चांदनी उसके पास दिल्ली गई है। चांदनी के न मिलने पर अर्जुन ने दिल्ली के मयूर विहार थाने में चांदनी के भाई सुधीर और सुनील के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर के आधार पर दिल्ली पुलिस ने किसनी पुलिस के सहयोग से चांदनी के भाई को यानी कि सुधीर को पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। सुधीर ने बहन को गोली मारकर अपने खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। करीब 5 घंटे तक जेसीबी से खेत की खुदाई कराई, लेकिन सब बरामद नहीं हो सका। एसआई मनोज कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सही स्थान का पता लगाया जा सके। हमारा 8 साल से अफेयर था। किससे? चांदनी से। और चांदनी कहाँ की रहने वाली है? चांदनी दिल्ली में ही रहती है। रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली किशनी की है। अच्छा, फिर? मैनपुरी किशनी जी। और हम दोनों ने शादी कर ली जी गांव जाके जी। दिल्ली से गए गांव में शादी हमने कर ली जी प्रतापगढ़ में। और उसके बाद वहाँ हमने रहा 2 महीना वहाँ रहा। उसके बाद यहाँ आ गए, 3 महीना यहाँ रहे और सुनील से बात होने लगी अगस्त से। सुनील कौन है? सुनील उनका भाई है सर। शादी आपने भाग के की वैसे की? सर हमने भाग के की थी। कहाँ से कहाँ गई थी आप? हम दिल्ली से गाँव गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हमने शादी की, कोर्ट मैरिज की और उसके बाद वहाँ हम कुछ दिन रहे 2 महीने। उसके बाद दिल्ली आ गए तो हम सर दिल्ली में रहने लगे। और इन्होंने उसके साथ बहलाया फुसलाया और उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसे वहाँ लेकर यहाँ चले आए, गांव लेकर चले आए। किसको? चांदनी को। अच्छा, फिर? उसके बाद सर हमारा 2 दिन लगातार बात हुआ और तीसरे दिन जब उसे यहाँ पर आई थी तो उसी दिन उसे मारे भी थे। मारे पीटे थे और वो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन सुनील मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। देखिए, कल मैनपुरी पुलिस को पहली बार दिल्ली पुलिस की टीम आने के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि किशनी थाना क्षेत्र का एक परिवार जो रहने वाला जो त्रिलोकपुरी दिल्ली में रहता था, उस परिवार की जो महिला थी उसने एक व्यक्ति से शादी की थी जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और 17 नवंबर को वो महिला वहाँ से गायब हो गई, ऐसा उन व्यक्ति का कहना है। उन व्यक्ति ने मयूर विहार थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में दिल्ली पुलिस ने जब विवेचना की तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो इस महिला के भाई थे उन्होंने यहाँ लाकर इसके साथ कुछ इसको गायब किया है या हत्या की है। तो उसमें जब ये रिमांड पर लेकर और पूछताछ के लिए यहाँ किशनी थाना क्षेत्र आए तो महिला संबंधी प्रकरण होने के कारण इसे तत्काल क्षेत्र अधिकारी एवं इंस्पेक्टर के द्वारा टेकअप किया गया और इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई करते हुए इसमें जब पूछताछ की गई तो इनके भाइयों द्वारा हत्या की बात कबूली की गई है, अपहरण करके हत्या की बात कबूली गई है और उसको एक खेत में दबा होना बताया है। कल जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई वैसे ही थाना पुलिस द्वारा अपनी तरफ से जेसीबी इत्यादि मंगाकर जो घटना स्थल है वहाँ की खुदाई कराई गई जिससे कि शव की बरामदगी हो सके। इसमें जब शव की बरामदगी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस द्वारा ही इसमें हत्या की धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो हमारे स्तर पे है और जो भी दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग है वो तत्काल किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जो गंभीर प्रकरण है महिला संबंधी उसमें तत्काल जो यूपी पुलिस और शासन की जो नीति है उसके अनुसार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है और लगभग सभी तथ्य इसमें क्लियर हो गए हैं। शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। कुंभ मेला 2021 में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत मेला प्रशासन सभी अखाड़ों में निर्णय करवा रहा है।
कनखल के निर्मल अखाड़े में साधु संतों और अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने निर्माण कार्यों की भूमि पूजन किया। इस मौके पर अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि अखाड़ों में भंडार और संगत हॉल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि अखाड़ों को दी जा रही है, जिसके तहत अखाड़े में भूमि पूजन करके निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। मेले में आने वाले साधु संतों और तीर्थ यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पर अपना जो है संत निवास बनेगा, कोठार, भंडार, लंगर सब चीज बनेगी, क्योंकि यहीं से सारा कुछ चलना है। यहीं से भोग लगेगा। सब संतों को और सब संगत को प्रसाद पाने के लिए सब यहीं से प्रसाद मिलना है। गंगा माता का प्रसाद, गुरु नानक देव जी महाराज का प्रसाद, और ये सारा जो है कुंभ यहीं से शुरू हो गया। देखो मेलाधिकारी जी आ गए हैं, अब यहाँ नींव रखी गई है और अपना सनातन धर्म जो हमारी प्राचीन मर्यादा है वेद पद्धति के अनुसार भूमि पूजन हो चुका है। और हरिद्वार में विशेष रूप से हमारे जितने भी संत महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जो आने वाली संगत है, जनता जनार्दन है, जो भी यहाँ गंगा में स्नान करे सब राजी होकर के जाए, प्रसन्नता से जाए, यही शुभकामना है। यही निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष ज्ञानदेव महाराज ने कहा कि अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की मौजूदगी में साधु संतों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का भूमि पूजन होगा। अखाड़े में भंडार संगत मॉल का निर्माण कराया जाएगा, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के काम आएगा। निर्मल अखाड़ा में आज जो है भूमि पूजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत यहाँ कोठार, भंडार और संगत हाल, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया भी है कि उसका निर्माण किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो कुंभ के जितने भी इनके आएंगे, स्नानार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो आएंगे, ठहरेंगे और यहीं पे लंगर पाएंगे और रहेंगे। आप जानते ही हैं कि इस बार कोविड की वजह से कुंभ जो है केवल जो है इनकी छावनियों में और इनके अखाड़ों में संपन्न होने जा रहा है। अभी तक की जो कोविड की स्थिति उसको देखते हुए तो उम्मीद है कि इसका जो है लाभ जो है अगले आने वाले कई कुंभ मेलों तक जो मिलता रहे। देश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से रोगियों की संख्या में गिरावट जारी है और ये करीब 3,63,000 पर पहुंच गई है। वहीं दैनिक मामलों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 94.84% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 3.71% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 37,528 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक मामलों की संख्या 29,398 रही है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 8,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,63,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 93 लाख के करीब पहुंच गई है। इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 25 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं और मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 414 लोग इस महामारी का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में गुरुवार को 8,72,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15 करोड़ 16 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है।